डोमेस्टिक में भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां होगा वहां उस टैक्स उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। अब आप एक बात सोचें कि मैं पहले ये 4 क्लॉज पढ़ लेता हूं, फिर मैं 2-3 चीजें डालूंगा, फिर फटाक से निकल जाएगी गाड़ी। प्लेस वेयर द एक्टिविटी टेक्स प्लेस और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, कहते हैं कोई एक्टिविटी जहां टेक प्लेस हो, सप्लायर को भी भूल जाओ, रिसिपेंट को भी भूल जाओ। मानो एक शादी कर रही है, शादी के लिए बैंकेट हॉल चाहिए, सप्लायर ए है, सप्लायर एस, रिसिपेंट आर, और वो शादी करने दोनों दिल्ली में रहते हैं, शादी करने गुड़गांव आ रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल बैंकेट में, तो उस केस के लिए आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में सप्लाई होनी चाहिए? इसका कोई रिलेवेंस नहीं है कि गुड़गांव में आ रहा है। मतलब एक रिलेवेंस ये भी हो सकता है, मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू पुट बिफोर यू कि एक पॉइंट ये भी हो सकता है, प्लेस वेयर द एक्टिविटी टेक्स प्लेस और प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा ये हो सकता है कि द प्लेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, द प्लेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में मैंने हेयर कट लिया, आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, और हेयर कट भी लिया तो वहां 5,000 रुपए का बिल था, होटल में बैठे थे, तो मैं उसको कह रहा हूं कि यार बिल दे दे मेरे को, कहता है लो जी। हमने देखा बिल, उसने अपना CGST SGST लगा रखा था, CNS लगा रखा था। मैंने क्या यार मेरे को तो मिलेगा नहीं, बोले आप जानो। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, वो ऐसी हो सकती है कि जहां एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि जो लोकेशन जहां परफॉर्म हो रही है वो हो सकती है। प्लेस और पर्सन टू विच द एक्चुअल बेनिफिट फ्लोज, प्लेस और पर्सन टू विच द एक्चुअल बेनिफिट फ्लोज। तो इन 5 ग्राउंड्स को लेके हम प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में चलते हैं। सिर्फ इसमें बात मैं 2 कह रहा था कि इसमें जब झगड़ा हो रहा था, ये प्लेस ऑफ सप्लाई जब प्रोविजंस में आ रहे थे IGST के में, तो मेरे को बैक हैंड पे कुछ ऐसी एक न्यूज आ रही थी, काफी डिस्कशंस भी आए थे कि स्टेट्स ना काफी लड़ाई कर रहे हैं इस बात के लिए। पहले उन्होंने ये बनाया था कि भाई नथिंग डूइंग, हम इसको ऐसा कर देते हैं कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स यहां से आता जा रहा है ना, कि जहां कंजम्पशन है वहीं प्रिंसिपल रखते हैं। अगर हमने प्रिंसिपल चेंज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो, आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, गुड़गांव कह रहा है, हरियाणा कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, बड़े बड़े बैंकेट हॉल, बड़े बड़े होटल्स हम बना रहे हैं, और उसका बेनिफिट दूसरा स्टेट ले जाए। हाउ कम? भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डेवलप कर रहा हूं, उसका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सप्लाई है, उसका तो मेरे को ही मिलना चाहिए ना फायदा, उसी स्टेट को मिलना चाहिए ना फायदा। तो एक कंसीडरेशन ये आ रहा था कि फॉरगेट अबाउट द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और रिसिपेंट, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जिसमें एक्टिविटी हो रही है, उस स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, सो दैट कि टैक्स वहां फ्लो कर जाए। ठीक है ना। दूसरा डिस्कशन इस बात पे आया, एक बात तो गवर्नमेंट ने पकड़ ली, चलो ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जिस कंट्री में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जिस कंट्री में अगर कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो वो उसी की इनकम है जिस स्टेट में वो प्रॉपर्टी। तो स्टेट्स की बात सेंटर ने मान ली कि चलो मान गए। फिर स्टेट कहने लगे नथिंग डूइंग, यार हमें तो ये भी दो कि भाई कोई बंदा हमारे यहाँ का, हमने स्किल किया उसको, हमारे यहाँ का बंदा जाके अगर वो दिल्ली में जाके कोई सर्विस करके आता है, केटरर है मान लो, इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के यूज कर रहा है, लेकिन वो केटरर अगर दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके सर्विस देके आता है, तो फिर भी हमारी होनी चाहिए, फिर भी हमारी होनी चाहिए। तो जब ये डिस्कशन चल रहा था सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उन्होंने कहा देखो एक कंसीडरेशन डोमेस्टिक के लिए हमें पक्का देखना है, इस कंसीडरेशन को अगर हमने नहीं देखा तो हमारा GST फेल है। बोलो वो क्या कंसीडरेशन है? वो कंसीडरेशन ये है कि हर ट्रांजैक्शन को हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, B2B है और B2C है। अगर B2B है तो आप सप्लायर और रिसिपेंट रहने दो, सप्लायर मतलब रिसिपेंट ऑफ द सर्विसेज रहने दो, अगर वो रजिस्टर्ड है, B2B ट्रांजैक्शन हो रहा है। बट ऑब्वियस जहां जब वो रजिस्टर्ड सप्लायर जब B2C करेगा, उस समय आपके B2C के प्रोविजन लग जाएंगे। ठीक है ना, लॉजिकल है कि डोमेस्टिक के केस में उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरीके से देखो इस ट्रांजैक्शन को कि B2B, क्योंकि हमें क्रेडिट पहुंचाना है लोगों तक। अगर क्रेडिट कहीं ब्लॉक हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अभी मैंने अगर कोई अपनी, मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूं,
या मैं गुड़गांव में बैठता हूं, मान लो मैंने गुड़गांव से बैठ के अपनी कोई टिकट बुक कराई दिल्ली से, एयरपोर्ट पे जाके टिकट ली मैंने, तो अगर मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर, आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन एंड इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर पूरे टाइम मैं दिल्ली से पकड़ता हूं, वहीं से टिकट परचेज करता हूं, तो ये तो सारा रेवेन्यू दिल्ली में चला जाएगा और मेरे को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट लिंक, मेरी क्रेडिट चेन टूट जाएगी। तो ऐसे केसेस में उन्होंने कहा कि जहां कुछ एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, जहां सोर्स बेस्ड प्रिंसिपल नहीं लगाना डोमेस्टिक में, उस केस को हम B2B और B2C में डिवाइड करके करेंगे, सो दैट कि किसी को नुकसान ना हो। बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स दीज प्रोविजंस इज बीइंग डिफाइंड। अब इसको माइंड में रख के अगर हम सोचेंगे तो हमें जल्दी पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जनरल रूल पे आ जाते हैं। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 12 किसको डिफाइन करता है? वेयर बोथ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज आर इन इंडिया। तो हमें सबसे पहले जब भी बात करनी है, कोई प्लेस ऑफ सप्लाई पूछे तो क्या ढूंढना है? नहीं, लोकेशन ऑफ द सप्लाई, हाँ लोकेशन ऑफ द सप्लायर पहले पूछना है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट पूछना है, फिर देखना है कि 3 स्टेप हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट क्या है, और दोनों इंडिया में लोकेशन है कि नहीं है दोनों की। स्टेप बाय स्टेप मजा आता है। तो अब जनरल रूल क्या होना चाहिए? अगर मैं इस स्लाइड को हटा दूं तो जनरल रूल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से डोमेस्टिक के लिए? है जी, B2B है तो इट शुड बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज। कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल है ना, फॉलो कर रहे हैं, यहीं से आ रहा है और कहीं नहीं लिखा हुआ, यहीं से आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक समझे हैं। अगर B2C है तो if the address of the recipient is known, देखो अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्या है? डेस्टिनेशन। अल्टीमेटली प्रिंसिपल क्या है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के लिए जब हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं तो जनरल रूल कुछ और डिफाइन नहीं कर सकता इसके अलावा, कि अगर रजिस्टर्ड है रिसिपेंट तो रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका एड्रेस अगर उसको पता है तो सप्लायर को पता है तो वो, अगर किसी तरीके से नहीं फाइंड आउट होता तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो जैसे हम कह रहे हैं हर ट्रांजैक्शन में ढूंढनी पड़ेगी। ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई नीड्स अ प्लेस ऑफ सप्लाई। कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। सी टिकट काट रहे हैं, कहां की काटें, मतलब कोई बिल बना रहे हैं, कहां का बनाए भाई, कैसे बनाए? एवरी अकाउंटेंट, एवरी पर्सन सिटिंग इन द ऑफिस शुड नो एवरीथिंग। क्या है ये प्रोविजन? अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। फोन पे पूछेगा सर बताओ ये कहां करूं मैं? इट शुड नॉट बी लाइक दिस, एवरीबॉडी शुड नो। सो हमने इसका जनरल रूल में 3 चीजें निकाली। रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस, रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां उसका एड्रेस अगर नोन है सप्लायर को तो वो प्लेस, नोन मतलब जनरल पता लग जाता है मेरा एड्रेस है। अगर वो भी नहीं है उसके पास में, वंस अपॉन कोई आया बिना एड्रेस बताए चला गया तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। ये जनरल रूल है। इस जनरल रूल को ध्यान में चल के अब जनरल रूल के अलावा डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी? भाई जनरल रूल से काम क्यों नहीं चल रहा था, कोई बताएंगे? जो कह रहे हैं अरे हमें तो बहुत सारे जुगत लगाने हैं, उन स्टेट्स को सबको सेटिस्फाई करना है, हमें तो उन स्टेट्स को सेटिस्फाई करना है कि जो ये कहते हैं कि यार लोकेशन तो मेरी है। सोर्स बेस्ड प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए, सोर्स बेस्ड प्रिंसिपल को डिफाइन करने के लिए सोर्स किस चीज में हो सकती है कि भाई ट्रांसपोर्ट मैंने किया, यहां से हुआ, मेरे पास से हुआ। जैसे आपने उसमें नहीं देखा कि बोर्ड कन्वेंस में नहीं देखा, बोर्ड कन्वेंस के लिए फ्रॉम द शेड्यूल्ड डिपार्चर जहां से स्टार्ट हुआ तो वो सोर्स प्रिंसिपल है। अगर दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली में बना हुआ है तो हरियाणा भी एयरपोर्ट के लिए क्यूरियस हो कि वो पता लगेगा मेरे को भी एयरपोर्ट होगा तो मेरे को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो उस सोर्स प्रिंसिपल को एकोमोडेट करने के लिए इन्होंने सप्लाई को मल्टीपल टाइप में डिफाइन किया और उन हर टाइप के लिए स्पेसिफिक रूल डिफाइन कर दिए, हर टाइप के लिए स्पेसिफिक रूल। सो हम इस तरीके से समझें कि जनरल प्रिंसिपल सप्लाई का ये है,
लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक सप्लाई उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रोविजन में जाना पड़ेगा, और वो इसीलिए बाकी के इन्होंने 10 सेक्शंस इसलिए बनाए हैं। तो सबसे पहले वो क्या कहेगा कि जो इसमें इस रूल में ये कहा था, जनरल रूल में, कि जो इस प्रोविजन में अदर प्रोविजन में कवर नहीं है वो इसमें कवर है। पहले क्या था हमारे पास सर्विस टैक्स में, वो कहते थे रूल बाय रूल चलो। इन्होंने ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं दिया है, इन्होंने ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं दिया है, लेकिन ऑब्वियसली इंप्लाइड है कि अगर आप बाकी रूल में नहीं आते तब आपको जनरल रूल में आना पड़ेगा, यानी कि सब सेक्शन 2 में आपको तब आना पड़ेगा, इसमें रूल सब सेक्शन 2 में आपको तब आना पड़ेगा जब आप इसके सब सेक्शन, इनके अदर सब सेक्शन में नहीं आ रहे होगे, स्पेसिफिक सब सेक्शन में नहीं आ रहे होगे, ठीक है ना। तो इसमें यही दिया है कि रजिस्टर्ड रिसिपेंट, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट के लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, एड्रेस इज नोन। ये जनरल रूल की बात करें जो हमने माना था वही दिया है इन्होंने। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कहता है कि सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ समथिंग, सप्लाई ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मैंने रेड मार्क किए हैं उनको आप अपने तरीके से ही समझेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे और उस पर एग्जाम्पल लेके फिर समझेंगे कि भाई कैसे, क्या मतलब है इसका। रूल पढ़ के एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से फिर लॉ समझेंगे, ठीक है ना, इलस्ट्रेशन के साथ। तो डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर और एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट। किसके बारे में क्या? इंजीनियर एंड अदर रिलेटेड एक्सपर्ट, कॉमा, एस्टेट एजेंट, एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट, ये नेक्स्ट आ गया, एंड एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर कैरिंग आउट अ कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। यानी कि इनमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, एस्टेट एजेंट हो, कोई भी हो, अगर कोई सर्विस दे रहा है, और अगर ए को ही अगर हम पढ़ लें अभी, और ए के बाद में इसका पूछें कि क्या होगी, शैल बी द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बोट वेसल लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। एक क्लॉज के लिए वो कह रहा है कि अगर कोई आर्किटेक्ट की सर्विस मिल रही है, कोई रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस मिल रही है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इंटेंडेड और मतलब लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एस्टेट एजेंट हूं, गुड़गांव में बैठा हुआ हूं, मेरा एक क्लाइंट है, वो कहने लगा यार गुड़गांव में फैक्ट्री डालनी है मेरे को, बेंगलोर में फैक्ट्री बनानी है मेरे को, अपना एक ऑफिस खोलना है, उसके लिए अगर कोई लिंक हो तो आप अपना मेरे को कहाँ ऑफिस दिलवा दो वहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरा एक क्लाइंट है, मैं बोल देता हूँ उसको, बट जो भी होगा मैं आपको 5 लाख रुपए इसका कमीशन लूंगा, एजेंट हूँ मैं रियल एस्टेट। तो इस केस में रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज कहाँ है? गुड़गांव में। हु इज द रिसिपेंट? मेरा क्लाइंट। एंड प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कहाँ है? रियल एस्टेट एजेंट। वो कहाँ है? गुड़गांव में। प्रॉपर्टी लोकेटेड है कोई? इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है। अभी लेनी है मैंने, ली नहीं है अभी। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? बेंगलोर होगी। अगर एक एग्जांपल क्लियर हो गया, अगर मैं आर्किटेक्ट हूं, मेरा ऑफिस ऑलरेडी बेंगलोर में है, मैं रिसिपेंट भी दिल्ली में, गुड़गांव में बैठा हुआ हूं, और मैं आर्किटेक्ट भी गुड़गांव में बैठा हुआ हूं, और उस केस में वो कहता है यार उसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह चेंज करनी है, मतलब कुछ नया करना है, तो इसको कैसे करना है, उसका नया लेआउट बना दो। मैं नया लेआउट बना के दे देता हूं, तो कहां प्लेस ऑफ सप्लाई होगी? बेंगलोर में होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी लोकेटेड इन बेंगलोर। यानी कि ऐसा जरूरत नहीं है कि प्रॉपर्टी इज लोकेटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। प्रॉपर्टी इफ लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड एट सम पर्टिकुलर प्लेस, देन ऑल्सो द सप्लाई विल बी एट दैट प्लेस ओनली। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? इसमें सारे क्लॉजेज हैं, वो पढ़ के मतलब समझ में आ जाएंगे। मैंने 2 का एग्जाम्पल दे दिया। अब ये कह रहा है बाई वे ऑफ लॉजिंग एकोमोडेशन, बाई अ होटल, इन गेस्ट हाउस, होटल स्टे, क्लब, कंपोजिट और whatever name called, including the houseboat or any other vessel। मैं सप्लायर हूं, मेरा एक होटल है मनाली में, और मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता है कि भाई मेरे को बुकिंग दे दो वहां की,
तो मैं उस सप्लायर पे इंटरेस्ट रेट बिल करूंगा, इंटरेस्ट रेट बिल करूंगा? भाई मेरा एक होटल है, मेरा क्लाइंट भी गुड़गांव में बैठा हुआ है, वो कहता है मैंने 5 दिन के लिए आपका होटल है वहां, मेरे को उसकी बुकिंग दे दो। तो मैं जब सप्लाई का बिल रेज करूंगा इस रिसिपेंट को, तो मैं कौन सी सप्लाई का बिल रेज करूंगा? IGST। कोई कंफ्यूजन है किसी को? सब ऑल क्लियर? ठीक है ना? अगला क्लॉज पढ़ें। बाई वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेटेड देयर टू, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और बिजनेस फंक्शंस, एनी टाइप ऑफ फंक्शंस। अभी तक तो होटल में करते थे, होटल में नहीं करते। आपने कहा कि भाई मेरी एक कोठी है चंडीगढ़ में, मेरी एक कोठी है चंडीगढ़ में, और उस कोठी में बड़ी कोठी है, मतलब इससे बेंगलोर। तो वो कहने लगा भाई मेरी मैरिज का प्रोग्राम है, मतलब मेरा एक बिजनेस एक हम वो कर रहे हैं किसी होटल में, तो आप वो जो आपका बेंगलोर है उसको मेरे को किराए पे दे दो। दोनों लोग हम गुड़गांव में बैठे हुए हैं, मैंने बिल रेज करना है, मैं सप्लायर हूं, मेरा बेंगलोर है, रिसिपेंट भी यहीं बैठा हुआ है, तो उस केस में कहां होगी? चंडीगढ़। इंटरेस्टेड? कोई कंफ्यूजन? तो एक तो उन्होंने दे दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, एक दे दिया उन्होंने होटल इन वाई वाट एवर नेम कॉल्ड, एक दे दिया अदर देन दिस, अगर किसी भी तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे मेरा घर भी है, घर में भी बंदों को ठहरा देता हूं, उसके पैसे ले लेता हूं, उसकी भी कहां होगी? वहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है एनी सर्विसेज एंसिलरी टू दी सर्विसेज रेफर्ड इन ABC, यानी कि कंपोजिट, मतलब ये हो रहा है कि जो सोर्स प्रिंसिपल है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी उसी को मिलेगा जिस स्टेट में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी, चाहे उसमें किसी भी तरीके के फंक्शन कर लो। बहुत ही कम एक्सेप्शन है इसमें प्लानिंग के स्कोप निकल सकते हैं, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि रूल बेस्ड है। निकल सकते हैं, मतलब अब वो कहते हैं कि मैं पैसे ही नहीं लूंगा, वो मतलब अगर कोई फॉर्मल सप्लाई होगी तो इसमें कोई स्कोप है नहीं। ठीक है नहीं सर? नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक चीज आ गई कि अगर वो ये कहता है कि मेरी, अभी हमने ये मान लिया कि मैं गुड़गांव में लोकेटेड हूं और मैं आर्किटेक्ट हूं और मेरा क्लाइंट बेंगलोर में है एंड ही वांट टू ओपन अ ऑफिस इन सिंगापुर। रियल एस्टेट एजेंट हूं मैं, सिंगापुर में भी काम करता हूं, इंटरनेशनल काम करता हूं। मेरा जो क्लाइंट है वो बेंगलोर में है, वो कहता है यार मेरे ऑफिस के लिए वहां स्पेस चाहिए, तो वो आप अरेंज करवा दो। तो उस केस में मैं अपना वहां अरेंज कराता हूं और मैं अपनी सर्विसेज का 20 लाख का बिल उनको रेज करता हूं। तो मैं कौन सा बिल रेज करूं? मैं गुड़गांव में मान लेता हूं, दोनों को मान लो, चलो गुड़गांव में मान लो या कहीं भी मान लो, चलो बेंगलोर और गुड़गांव। सर्विस प्रोवाइडर मी एज एन एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट इज लोकेटेड इन गुड़गांव, माई सर्विस रिसिपेंट इज इन बेंगलोर फॉर अ प्रॉपर्टी टू बी परचेज्ड इन सिंगापुर। कहां प्लेस ऑफ सप्लाई होनी चाहिए? मुश्किल हो गई ये तो है? क्यों आएगा 13? सर मुश्किल हो गई ये तो है? इसमें तो 12 ही आएगा ना? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? सर कंफ्यूजन हमें भी था तो उनको भी था, तो उन्होंने कह दिया नथिंग डूइंग यार, तुम दोनों लोग यहां बिजनेस करो, B2B हो, आगे प्रॉपर लेके B2B हो, B2C हो, नथिंग डूइंग, हम इसको इंडिया में मानेंगे, डीमिंग कर दिया। यही कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। तो कौन सा बिल रेज करूंगा? बेंगलोर है तो वो आई जाए, गुड़गांव में होगा तो इंटरेस्टेड CGST, नो कंफ्यूजन। ठीक है ना सर? इसमें एक और कंप्लेक्सिटी है थोड़ी सी, वो और ले लेते हैं कि जैसे मानो अगर मैं ये तो इंटरनेशनल वाला तो क्लियर होगा, अगर बाहर की किसी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं एक आर्किटेक्ट को बुलाता हूं और आर्किटेक्ट से ये कहता हूं कि यार अब बहुत काम हो गया, अब तो लोग बोर हो गए हैं वही उसी तरीके के फ्लैट्स देख के, इस तरीके का डोर होगा, इस तरीके का 2 रूम फलाना ढीका, देयर सो मेनी थिंग्स, अब बोर हो गए, नाउ वी वांट सम कंसेप्चुअल होम, सम डिफरेंट होम।
और हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है कि भाई हम अपने कुछ बेंगलोर में लेके आएंगे, कुछ चेन्नई में लेके आएंगे, कुछ दिल्ली में लेके आएंगे, कुछ गुड़गांव में लेके आएंगे, बड़ा बिल्डर डीएलएफ सोचता है ये। तो डीएलएफ मेरे से कहता है कि यार कुछ बना के दो मेरे को इस तरीके का कि मैं सारा कुछ चेंज कर दूं उसका। एंड द ऑब्जेक्टिव इज बीइंग डिफाइंड कि जो मैं एक कंसेप्चुअल डिजाइन बनवा रहा हूं इससे, दैट विल बी एप्लीकेबल टू इन 4 लोकेशंस। तो उस केस में क्या होगा, वही जो कंसेप्ट मेरे से ले रहा है उसका ये है कि हम 4 जगह ये प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, आप विजिट करके आओ चारों जगह, आप देखो किस तरीके की कहानी है, और उसमें मेरे को ये बना के दो, और मेरे से कंसोलिडेटेड 50 लाख का बिल ले लेता है। तो व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन? वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मेरी बेंगलोर में होगी, मुंबई में होगी, गुड़गांव में होगी, मैं 4 स्टेट्स के लिए अलग अलग काम कर रहा हूं, तो कहां होनी चाहिए? B2B है सर, कहां होगी? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर मतलब इनका कहने का मतलब है, ठीक नहीं कह रहे हैं, मतलब जो भी है, मतलब ये कह रहे हैं कि जहां उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो माना जाएगा, लेकिन स्टेट तो खा जाएंगे। मुंबई वाला कहेगा भाई यहां लगा दिया इसने कंसेप्ट। तो मतलब सर जो कह रहे हैं, इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। हम सब तो ठीक कह रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, supply of services shall be treated as made in each of the respective state or union territory in proportion of the value for which the service is separately collected or determined in term of a contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होगा तो गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी। भाई कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये तो लिख दिया कि ये 50 लाख की सर्विस आ रही है, ये 4 जगह होंगी यूज, लेकिन ये नहीं लिखा किस प्रोपोर्शन में होंगी, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर आपने लिख दिया कि भाई हम इतने फ्लैट्स यहां बनाएंगे, इतने फ्लैट्स यहां बनाएंगे, इतने फ्लैट्स यहां बनाएंगे, उन फ्लैट्स के हिसाब से बता दे, और हो सकता है वैल्यू के हिसाब से बता दे, कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से कि जो डिविजिबल हो जाए अलग अलग स्टेट में, तो वो जो आर्किटेक्ट हूं मैं एज ए सप्लायर, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहां जो मेथड प्रेस्क्राइब करेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट, उसके हिसाब से 4 बिल रेज करूंगा अलग अलग। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, यू आर राइट, We have to pay for it. 100% सर, यू आर राइट। That is what they are talking about. If the concept study also, concept study, देखो concept study में हम ये कह सकते हैं, अभी हम concept बना रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ कहाँ डालेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं पता लग रहा तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, ये तो फिर तो आपका B2B हो गई ना, फिर तो काम खत्म हो गया। ये तो उस केस में है कि जब आपको पता है, when you know you are utilizing these services in multiple locations, you written into a contract, you are also providing the architect the instruction, go and visit that places, see what is the structure, what type of taste of the, वहां से पता करो उसी समय। नहीं तो जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सर, सॉरी, सप्लाई ऑफ अ रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज। देखो अब हम स्पेसिफाइड सर्विसेज पे आ गए। हमने 2 सर्विस, अभी एक सर्विस देखी है अभी, अब हम दूसरी पे आ रहे हैं। हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, ऑल क्लियर। रेस्टोरेंट के अब ये कौन सी सर्विसेज डिफाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि सर्विसेज ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, एक वर्ड है रेस्टोरेंट एंड केटरिंग। दूसरा पर्सनल ग्रूमिंग, तीसरा फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस तीसरा, एंड 4th इज ब्यूटी ट्रीटमेंट, एंड 5th इज हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। 5 आइटम इन्होंने डिफाइन किए हैं, स्पेसिफिक हैं। कोई ये मत पूछना ये क्यों नहीं डाल दिया इसने, जो लिखे हैं वही लिखे हैं, ना इससे रिलेटेड, ना इससे ज्यादा, ना इससे कम, जो लिखे हैं और जो इनका नेचुरल मीनिंग है वही। पर्सनल ग्रूमिंग है, कोई बंदा जाके अपना फेशियल वेशियल भी करा के आता, वो भी हो सकता है। कोई बंदा जाके उसको अपना योगा व्योगा से अपनी मेंटल स्थिति सुधार के लाता है। केजरीवाल जी जाते हैं कई बार बेंगलोर, sorry to comment. So the personal grooming can be considered by any other way,
बट यही वर्ड लिखे हुए हैं, सोर्स रूल है ये कहता है कि कहां होना चाहिए, लोकेशन वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। अब इसमें दो चीजें निकल सकती हैं इस प्रोविजन में, वैसे तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ इश्यूज डाल रहा हूं जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट, सो दैट कि हम सोचें और लिंक करें और वो करें। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि एक बंदे ने अपना एक पूरा स्टूडियो बना रखा है गुड़गांव में, एंड लोग वहां ब्यूटी ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग भी करवाते हैं, एंड दे आर डूइंग मल्टीपल सर्विसेज। तो उसने सोर्स हरियाणा में है, हरियाणा में लगेगी इसके हिसाब से, कोई डाउट नहीं है। अब मैं अपने फार्म हाउस में रहता हूं, सैनिक फार्म्स में, अब मैं कहता हूं उठा ला उसको, वहां से बंदे को भेजता हूं, उठा के ला उसको, साले वहां कौन जाएगा? तब क्या हुआ? दिल्ली में तो मतलब कहने की बात है कि प्रोस्पेक्टिव ये है कि एक्चुअल एक्टिविटी एक्चुअली परफॉर्म्ड एक्टिविटी, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज वो हैं जो किसी आदमी पे परफॉर्म होनी है, पर्सन पे परफॉर्म होनी है। आप इसमें जो भी एक्टिविटी देखें पर्सन पे परफॉर्म होनी है। भाई खाना आदमी के लिए बनना है, फिटनेस के लिए आदमी आना है, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए आदमी पर्सन आना है। तो वो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव ये है, किसी स्टेट को फायदा नहीं दिया उन्होंने कहा कि जो कंज्यूमर को भी दे दिया और सोर्स वाले को भी दे दिया, दोनों तरीके से, कि जहां कंज्यूम हो रही है उसको भी दे दिया, और जहां से सोर्स हो रही है अगर वहां जाकर करते हो तो उसकी, अगर वहां कहीं चला जाता है तो उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव में हूं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझने के लिए। मैं गुड़गांव में हूं और गुड़गांव में मेरे को एक बिजनेस फंक्शन करना है बॉम्बे में। अब जो लोकल मेरा केटरर है वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और मेरे टेस्ट का खाना बनाता है, और मेरे टेस्ट का खाना जो बॉम्बे के जितने क्लाइंट मेरे खा के गए हैं, मेरे को हमेशा नया बिजनेस मिला है। तो जब मैंने गुड़गांव बुलाया है तब तो उनको अपने केटर से करवा दिया। वो कहने लगे सर खाना तो वही खाना है, आप बॉम्बे कर रहे हो नहीं तो गुड़गांव ही कर लो। मैंने कहा बॉम्बे करना मजबूरी है। बोले केटरर ले आना, चलो केटरर ले आते हैं। केटरर भी कोई छोटा मोटा थोड़ा ना, बड़ा केटरर है, लाइक 7 Seas एंड ऑल दोस। तो वो कहता है सर 5,000 रुपये पर प्लेट लूंगा और बॉम्बे सप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हूं, वो भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? है किसी को और कोई कंफ्यूजन है बॉम्बे के अलावा? ठीक है ना, एग्जाम्पल क्लियर है, कंसेप्ट आ गया इसका मतलब समझ। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो कंफ्यूज करेंगे। मैंने कुछ एक वो पेपर दे रखे हैं, दे दो वही पेपर। अब उनमें कंफ्यूजन आएगा ना तब, अब दे दो। अब थोड़ा सा, वैसे तो अभी देने का टाइम नहीं है, और 15 मिनट बाद दे दो, अभी दे दो। बिल्कुल जरूर सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या एग्जाम्पल क्या है कि मैंने बताया कि भाई मेरा होटल मनाली में है, मेरा होटल शिमला में है, मेरा होटल नैनीताल में है, मेरा होटल मसूरी में है। मैं यहाँ से बुकिंग करता हूँ सारी, और यहीं मेरा जो बंदे हैं मेरे पास यहाँ आते हैं, मैं उसको बिल कर देता हूँ। क्योंकि दोनों लोग, रिसिपेंट का भी मेरे को पता है यहीं का रहने वाला है, सप्लायर का भी पता है सप्लायर यहीं का है। तो उस केस में वो ये कह रहा है कि नथिंग डूइंग, उस स्टेट को टैक्स मिलना चाहिए, उस स्टेट को सप्लाई होनी चाहिए जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर मैं कोई बंदा मेरे से अगर मनाली की बुकिंग करा रहा है दिल्ली में बैठ के, तो मैं हिमाचल का IGST लगा के उसको बिल करूंगा। हिमाचल में टैक्स जाना चाहिए वो, अगर यहां बैठ के मैं कर रहा हूं तो। और अगर आप उल्टा कर लो उसको, अगर आप वहीं जाके बुकिंग कराते हो, मतलब जस्ट आई एम गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप यहां से जाके, मैं मनाली में जाके बुकिंग कराऊं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोकल लगने नहीं। मैं कह रहा हूं दोनों केसेस में सेम है, अगर यहां से भी कराते हो वहां से भी कराते हो, ये फर्क है दोनों में। ठीक है ना सर? तो अगले में चलते हैं। ये 5 की जगह 6 आ गया था, फिट नहीं हो रही थी स्लाइड, तो इसलिए फिट करने के लिए 5 पे आता हूं मैं। सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होना चाहिए सर? सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होना चाहिए?
सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होनी चाहिए? क्या ये सोर्स रूल से कहीं रिलेट हो रही है? मतलब सोर्स रूल से कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है कि जहां परफॉर्मेंस जहां हो। लेकिन जनरली ये ट्रेनिंग एंड अप्रेजल किन लोगों को जरूरत पड़ती है? ज्यादातर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। अगर मैं सप्लायर में, मैं वही एग्जांपल लेता हूं आपको मनाली वाला दोबारा, कि अगर मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं और मैं गुड़गांव में बैठा हुआ हूं और मेरा क्लाइंट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो कहता है भाई मेरे लोगों को ट्रेनिंग दे दो और ट्रेनिंग के लिए हमें मनाली लेके चलना है, आपने ट्रेनिंग के लिए मेरे को मनाली लेके चलना है, मनाली में वो वाले रिजॉर्ट में आप बुकिंग कराओ और उस बुकिंग के हिसाब से मेरे को आप ट्रेनिंग का मॉड्यूल और शेड्यूल मतलब दो और कंपोजिट दो मेरे को सारा बिल। भाई ऑब्वियसली जब मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ एक लोकेशन तो चाहिए ना कहीं कि जहां बैठ के ट्रेन करूंगा मैं। कभी 50 लोग जाएंगे और 50 लोग वहां जाएंगे, तो अब हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? आई एज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ सर्विस प्रोवाइडर, एंड हु इज द सर्विस रिसिपिएंट? My client in Delhi. Where is the service is being performed? मनाली। लेकिन मनाली का रिलेशन तो मेरे और उसके बीच में ना, इस क्लाइंट को क्या मतलब मनाली से? मैं बात कर रहा हूं, ये जो सर्विस रिसिपेंट है इसकी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यहां। मैं इसलिए इस तरीके से चल रहा हूं कि मेरे और मेरे जो क्लाइंट है, जो ट्रेनिंग मेरे से लेना चाहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी ट्रेनिंग आप मनाली में कर दो, मेरी ट्रेनिंग शिमला में कर दो, बच्चे जाएंगे घूम फिर भी आएंगे। भाई एक पंथ दो काज। तो मेरी और होटल वाले की जो डील होगी दैट इज अ सेपरेट थिंग। हमें उस पर नहीं जाना, इंटरेस्टेड में नहीं जाना। हमें इस ट्रांजैक्शन को इस तरीके से देखना है कि मेरा और मेरे क्लाइंट का, आई एम अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर एंड ही इज अ ट्रेनिंग रिसिपेंट। तो इस केस में उन्होंने कंसेप्ट, हम जनरली इसको प्रॉपर्टी से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेशन नहीं है इसका रिलेशन सबसे पहले B2B है। तो अगर B2B है, अगर मैं इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा हूं तो B2B है, तो ऑब्वियसली कोई कंफ्यूजन नहीं है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए B2B इसमें। तो इसमें यही आ रहा है कि अगर रजिस्टर्ड रिसिपेंट को है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, और अनरजिस्टर्ड को है द प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहां इन्होंने दोनों लोगों को खुश कर दिया, अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां हो रही है, मनाली में हो रही है, तो वहां होगी। अगर B2C है तो उन्होंने कह दिया, तो ये हाइब्रिड रूल है। वी कैन कॉल इट अ हाइब्रिड रूल कि फर्स्ट वी विल टेक केयर ऑफ द बिजनेसमैन, देन विल टेक केयर ऑफ द स्टेट्स। फर्स्ट वी विल टेक केयर ऑफ द बिजनेसमैन, क्योंकि अदरवाइज स्टेट्स को कौन टेक केयर कर लेगा? आई विल टेक केयर द स्टेट। जब मैं मनाली में करूंगा, मैं बुकिंग कराऊंगा ना उसका हॉल, जब बुकिंग कराऊंगा तो ही विल, उसको स्टेट को लॉस नहीं हो रहा है सच। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है इसमें। फिर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कहता है? 6 कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन। फॉर व्हाट? एडमिशन का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी हम ये सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप लोग जब आ रहे हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, एंट्री के लिए। एंड एक दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइज अगर कोई कर रहा है तो ऑर्गेनाइज के लिए अलग रूल बनाया है और एंट्री के लिए अलग। एंट्री कौन करते हैं? जनरली जो पार्टिसिपेंट एंट्री करते हैं, दे मे बी B2B, दे मे बी दी डायरेक्ट कस्टमर्स, दे मे बी दी क्लाइंट की व्याप पे भी आ सकते हैं। कोई लोग जैसे कंपनी के चेक भी दे रहे हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर एडमिशन को अलग कर दिया है और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द इवेंट को अलग कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट का क्या होगा? एडमिशन की फीस किसको जाएगी? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। जो एडमिशन की फीस किसको जाएगी? जो ऑर्गेनाइजर्स हैं। लेकिन उनका आउटपुट तो वो हो गया, जो वो बिल रेज करेंगे जिसके लिए। उनका इनपुट क्या होगा? ऑर्गेनाइजर्स का इनपुट वो होगा ये हॉल की फीस, ये जो भी हमारा जो खर्चा यहां हो रहा है, फोटो वाले, कैमरे वाले, ये तो उनके इनपुट ये होंगे। तो अगर मैं इवेंट की एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन के केस में अलग रूल होना चाहिए डोमेस्टिक के लिए,
ऑर्गेनाइजिंग के बारे में अलग रूल होना चाहिए, दोनों के लिए एक रूल हो जाएगा तो थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। अगर एक रूल बनेगा दोनों के लिए तो क्या बनेगा, जो एडमिशन वाला होगा, एडमिशन वाला रूल क्या कहता है कि प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और द प्लेस वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड, मतलब वो कह रहा है कहीं भी कोई इवेंट किया तो वो होगा। तो अगर वो ऑर्गेनाइजिंग में अगर ऐसा आ गया, क्योंकि वही सेम चीज आ गई ना, जो ट्रेनर वाली, होटल वाली और क्लाइंट वाली, सेम तीन लोग यहां हो गए ना। अगर मैं HSITC का ऑडिटोरियम है यहां गुड़गांव में और मैं दिल्ली में हूं तो HSITC मेरे को बिल रेज करेगा ना दिल्ली का, तो ये मेरे और HSITC के बीच की बात है ना, तो वहां B2B होनी चाहिए ना। तो यहां इन्होंने इसको तो स्पेसिफिक कर दिया, एडमिशन को तो स्पेसिफिक कर दिया विद द रिलेशन टू द लोकेशन, यानी कि मेरे आउटपुट को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन मेरे इनपुट के लिए जब मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं कोई इवेंट तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल और आर्टिस्टिक, तो उसके लिए रजिस्टर्ड रिसिपेंट एंड वही सेम। ठीक है ना सर। तो ऑर्गेनाइजिंग ए इवेंट, एडमिशन टू एन इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया हमारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, लिंक हो रहा है ना सर, लिंक रखना, क्योंकि ये आगे मैं जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इसको 5 मिनट में रैप अप करेंगे, इस वजह से क्योंकि ये सारी चीजें सेम है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है। तो पहली हमारी लिंक करने के लिए बता रहा हूं, पहली हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गई, दूसरी हमारी कौन सी थी, रेस्टोरेंट, तीसरी कौन सी थी, पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब जो स्पेसिफिक केटरिंग वाला, चौथी कौन सी थी, ट्रेनिंग वाली, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, और चौथी कौन सी होगी, चौथी और पांचवी दो हो गई हमारी, एक हो गई एडमिशन टू एन इवेंट और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है ना। अब हम 7 को पार करके 8 पे जाते हैं, ये सब सेक्शन पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जनरली क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को हम इस तरीके से देखते हैं, दिस इज अ B2B ट्रांजैक्शन, और वही इन्होंने डील किया हुआ है। बड़ा ही सिंपल लॉजिक, इन्होंने कहा है कि भाई अगर रजिस्टर्ड रिसिपेंट को हो रही है तो लोकेशन ऑफ दैट रिसिपेंट, अगर अनरजिस्टर्ड है तो कहां होनी चाहिए, है? नहीं सर, उल्टा कर दिया इन्होंने। यहां भी स्टेट अपनी बाजी मारने में, मतलब बाजी मार ली स्टेट्स ने। ये डिपार्चर है उस रूल का, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का डिपार्चर है। गुड्स डेस्टाइन्ड होने चाहिए और इंटरनेशनल में डेस्टाइन्ड ही है। यहां इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, मैं साथों साथ थोड़ा सा बताता जा रहा हूं जिसका मेरे को पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डोमेस्टिक इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर भी है। तो उन्होंने कहा रजिस्टर्ड, और उस केस में रिसिपेंट को नहीं कहा है। जो रेजिडुअल हाइब्रिड का जो रेजिडुअल दूसरा पार्ट है उसमें कहा है कि जहां से गुड्स सोर्स्ड हैं, जहां से हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर होंगे वो होगा। और इंटरनेशनल में क्या कहा है, इंटरनेशनल में कहा है कि मेल और कोरियर को तो अलग निकाल दो, इसको तो हम यहीं से लेंगे कि जहां से हैंडेड ओवर होंगे, और बाकी के लिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इंटरनेशनल में। ठीक है ना, हैवी हो रहा है, चलो हल्का सा कुछ लाइट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर्स का बात करें तो गुड्स के केस में हमारा मतलब ये सर्विसेज के केस में ये पैसेंजर को, यही मैं यहां से बस की एक सर्विस लेता हूं या ट्रेन की कोई सर्विस या एयर फ्लाइट में, मैं एयर इंडिया से बात करता हूं, मेरे 50 एम्प्लॉइज ने भाई गोवा जाना है, मेरे 50 एम्प्लॉइज ने गोवा जाना है, गोवा के लिए टिकट बुक कराता हूं, तो कहां होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, गोवा होना चाहिए या एयर इंडिया का ऑफिस होना चाहिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, या मेरा ऑफिस होना चाहिए, मैं सर्विस रिसिपेंट हूं। ऑब्वियसली क्योंकि B2C मतलब क्योंकि ये कंसेप्ट कोई प्रॉपर्टी कोई सोर्स रूल से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि इसमें उनको बिजनेस वालों को फायदा देना है, तो उन्होंने B2B और B2C बना दिया। B2B के केस में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, रिसिपेंट। B2C क्या होगा, है B2C क्या होगा, देखो B2C में भी क्या होता है कि ऐसे केसेस में जहां भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, और जहां भी चाहे ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर,
जनरली ये सोर्स रूल के तहत चलते हैं कि व्हेन यू एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी। सोर्स रूल पे बेस्ड इसलिए है कि भाई अल्टीमेटली कोई बंदा अगर कहीं जा रहा है तो वो रेजिडेंट कहां का हो सकता है? वो रेजिडेंट उस स्टेट का हो सकता है ना। अगर मैं देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल से थोड़ा सा नींद खुलेगी और आगे भी बढ़ेंगे। अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं एक रहने वाला दिल्ली का हूं, मैंने एक टिकट बुक कराई एयर इंडिया से और मैंने कहा कि भाई मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? एयर इंडिया सप्लायर है ना, एयर इंडिया के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? माई एम्बार्क इन द कन्वेंस, इफ आई बोर्ड इन टू अ कन्वेंस इन दिल्ली, तो मेरे लिए दिल्ली होगा। अब रिटर्न जर्नी के लिए बात कर लो, कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी का। अब रिटर्न जर्नी के लिए जब बात करेंगे तो रिटर्न जर्नी के लिए जब मैं वहां से बुक कराऊंगा एयर इंडिया से, चाहे दिल्ली से ही मैंने रिटर्न टिकट भी ली मैंने, तो उस केस में प्लेस ऑफ प्रोविजन कहां होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? बॉम्बे या गोवा, जहां से भी मैं रिटर्न जर्नी के लिए चल रहा हूं। और ऐसे केस में कहां होगा कि एयर इंडिया जनरली क्या होता है कि ओपन टिकट दे देते हैं कि जब आपका मन हो आपसे ले लिए 5 लाख, आपसे ले लिए 5 लाख रुपए या 10,000 रुपए ले लिए कि आप 2 जर्नी कर सकते हो इन सेक्टर्स में, सेक्टर स्पेसिफिक होती है ना। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगा? पता ही नहीं है कहां जाना है। ऐसे थोड़ा ना होगा, परफॉर्म करेंगे भाई, उस समय तो हमें पता ही नहीं ना कहां कहां जाना है जी। तो उस समय मतलब हमारे पास तीन चीजें निकल के आई हैं। एक बार आई है, एक चीज निकल के आई है फ्रॉम प्लेस, मतलब फॉरवर्ड जर्नी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिटर्न जर्नी। एंड सेकंड आ गई, मेरे को पता ही नहीं है कि कहां मतलब जब टिकट इशू कर रहा हूं मैं 5,000 रुपए ले रहा हूं, तब मेरे को पता ही नहीं है कि कहां की मैंने टिकट इशू करनी है। तो उस केस में लॉजिकली क्या होना चाहिए वैसे आप सोचो तो? सप्लाई की लोकेशन नहीं होनी चाहिए ना, रिसिपेंट की लोकेशन नहीं होनी चाहिए, कंजम्पशन प्रिंसिपल है ना। रेजिडुअल हमेशा वहीं करना चाहिए अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। देखते हैं रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिंपल रूल है कि प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क अपॉन, provided that the right to use of a passenger is given for the future use and the point of the embarkation is not known at the time of the issue of the right of passage, right of वो, तो उस केस में कहता है जनरल रूल में चले जाओ। और जनरल रूल क्या कहता है? रिसिपेंट ना। और रिटर्न जर्नी के लिए उसने क्लियर कर दिया, रिटर्न जर्नी के लिए आपका वही होगा जो जहां से आप एम्बार्क कर रहे हो, वो दोनों चीजें ऐसी चलेगी। मतलब दोनों, अगर आपकी टिकट एक ही है तब भी उसको 2 करनी पड़ेंगी। वही तो मैं कह रहा हूं, रिटर्न तो उसको अलग, इसमें इसके हिसाब से उसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। ये दैट इज व्हाट द बिजनेस प्रोसेस इज। यही तो बिजनेस प्रोसेस चेंज करनी है उनको सबको, तभी तो लगे हुए हैं सारे लोग कि करनी है भैया, ये तो लॉ तो फिट करना है ना लॉ में। तो दोस्तों ये सेक्शन 9, सब सेक्शन 9 पूरा होगा। सब सेक्शन 10 पे आते हैं कि सर्विस ऑन अ बोर्ड अ कन्वेंस। बोर्ड और कन्वेंस का गुड्स देखा था हमने, गुड्स के लिए देखा था। गुड्स के लिए क्या था? जहां पे बोर्ड हो रहे हैं। अगर कोई पीस मिल में अगर कोई चल रही है तो जहां जहां से बोर्ड हो रहे हैं। लेकिन यहां क्या लिख रहा है? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मैंने बता दिया था। तो यहां ये लिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। 11 के लिए क्या कह रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा प्रोविजन बना दिया, लेकिन मैं बताता हूं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बारे में बात कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को इसने 3 भागों में बांटा हुआ है। इसको हटा देता हूं पहले, फिर ज्यादा समझ में दिक्कत आई। टेलीफोन सर्विसेज को इसने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो इसने कहा हुआ है कि ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो फिक्स्ड लाइन टू फिक्स्ड लाइन, यानी कि फिक्स्ड लाइन पे चलती है या उसको लगाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है आपकी लोकेशन पे जहां सर्विस रिसिपेंट सर्विस रिसीव कर रहा है। एक तो वो हो गई। दूसरी हो गई विच इज नॉट अ फिक्स्ड लाइन, विच इज अ मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मोबाइल के लिए सर्विस दे रहे हैं तो वो कहीं से भी मोबाइल के लिए चल सकता है।
कहीं भी सर्विस उसको, जैसे एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, टेलीकॉम जैसे मानो एयरटेल है कोई, एयरटेल तो पूरे एनसीआर में सर्विस दे रहा है। अब एनसीआर में तो दिल्ली भी कवर होता है, हरियाणा भी कवर होता है, यूपी भी कवर होता है। तो किस में मोबाइल वाले की किस जगह सर्विस वो होनी चाहिए? अगर अगर एयरटेल इज सिटिंग इन, जो उसका सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है, तो वो अगर सारे स्टेट्स में, उसको सारे स्टेट्स में लेना क्यों मैंडेटरी हो रहा है? बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम एवरी स्टेट, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम। लेकिन रिसिपेंट, उसको कौन सा रिसिपेंट का भी लोकेशन देखनी है। अब रिसिपेंट की लोकेशन, उसको अपनी लोकेशन तो पता है, एयरटेल को अपनी लोकेशन तो पता है। ऑब्वियसली उसको ये देखना है कि उसको टैक्स किसको देना है, टैक्स किस स्टेट को जाना चाहिए जहां रिसिपेंट लोकेटेड है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो पहला हो गया कि जहां कहीं एंटीना वगैरह फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वगैरह लगना है। दूसरा होगा मोबाइल, मोबाइल में भी दो तरीके के लोग हो गए, एक तो हो गया जो पोस्टपेड वाला, एक हो गया प्रीपेड वाला। पोस्टपेड वाले के लिए वो कहते हैं कि भाई उसका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ उसके हाथ में है, और प्रीपेड वाले के लिए वो कहता है इसका पता ही नहीं, कहां से रिचार्ज करा ले। मैं यहां बैठा हूं, मेरे फादर रिचार्ज करा दे, लंदन में जाके मतलब वो कहते हैं यहां से रिचार्ज करा दो पापा, करा दिए भाई। तो जहां से रिचार्ज हो रहा है वो लोकेशन ट्रैक हो सकती है, लेकिन जहां मोबाइल यूज हो रहा है वो लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती है। इसलिए मतलब वो ट्रैक तो हो सकती है, लेकिन जो बंदा पैसा दे रहा है उसकी लोकेशन ट्रैक कर लो। तो तीनों केस बड़े सिंपल हैं। वो कहते हैं कि उस केस में जहां एंटीना लगाना है, तो जहां एंटीना लगना उसका भी एड्रेस आपके पास है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। सेकंड केस में भी लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। थर्ड केस में क्या कहना चाहिए उनको कि जब जिसका, वो कहते हैं कि जिस बंदे ने पेमेंट किया है उसकी लोकेशन, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करके एयरटेल बिलिंग करेगा फिर उनको। क्लियर? वो एक ही बात होगी कि वाउचर जहां डिस्काउंट, जहां वो हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है, तो वाउचर की जहां से यूज हो रहा है वहां पकड़ लो। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, जहां से ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, जो लोकेशन नंबर वगैरह जहां ट्रैक हो रहे हैं ऑनलाइन के, वो लोकेशन ऑनलाइन पेमेंट पकड़ेंगे। मैं यहां बैठ के अगर कंप्यूटर से पेमेंट करता हूं, मेरे सब कुछ पकड़ में आ रहा है, यहां से हो रहा है लोकेशन, चाहे मेरा बैंक बॉम्बे का है। ठीक है ना? तो इसमें यही है, इस रूल में पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाएगा, पढ़ते नहीं है इसको, आगे चलते हैं। इसमें यही मतलब लोकेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड वही है, लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट ऑन रिकॉर्ड। एंड इसमें जैसे थ्रू इंटरनेट करा है, लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड जो इंटरनेट में आ रहा है। एजेंट के केस में लोकेशन ऑफ द सेलिंग एजेंट, जहां कूपन बेच रहा है, वो कूपन जहां बिक रहा है। एंड लोकेशन वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन सच वाउचर्स आर सोल्ड, जहां वाउचर सोल्ड कर दिए वो लोकेशन। नेक्स्ट इज 11। इसी के वो है कि अगर कुछ मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो मल्टीपल